वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेसेस को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिवाइज किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। आज आइए हम लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम ईस्ट्रस साइकिल, द वेरियस टाइप ऑफ एग्स, हाउ द फर्टिलाइजेशन, द मेजर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्लेसेंटा, द चाइल्ड डिलीवरी, इन सबको रिवाइज करेंगे विथ लैक्टेशन और उनके क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ ईस्ट्रस साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब हम जानते हैं ईस्ट्रस साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट मैमेलियन फीमेल्स का कैरेक्टर है। और क्या बेसिक डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती, देयर इज नो ब्लीडिंग, दैट मीन्स देयर इज नो मेंस्ट्रुअल फेज, इसीलिए हमने इसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ब्लीडिंग नहीं होती, एंडोमेट्रियम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बजाय कि शेड ऑफ होने के। इसमें जब ईस्ट्रस फेज आता है, यानी कि जब उस फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो हीट पीरियड में है और उसी टाइम पर वो अट्रैक्ट करती है मेल को और मीटिंग हैपन्स। दिस इज द मेन थिंग अबाउट द ईस्ट्रस साइकिल, दैट देयर इज नो ब्लीडिंग, नंबर वन, एंड ईस्ट्रोजन बढ़ता है ईस्ट्रस फेज में, हीट पीरियड है, इसी टाइम पर मीटिंग होती है। जबकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करने वाले प्राइमेट मैमल्स हैं, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, इसमें ऑल थ्रू द ईयर मीटिंग कैन हैपन। नाउ यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। मोनो ईस्ट्रस, अगर साल में एक बार ईस्ट्रस फेज आ रहा है, ईस्ट्रस साइकिल इज हैपनिंग। इट कैन बी डाई ईस्ट्रस और बाई ईस्ट्रस, अगर दो बार ईस्ट्रस साइकिल है इन अ ईयर, या पॉली ईस्ट्रस। पॉली ईस्ट्रस के हमने कॉमन एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कैटल्स, कैट्स, रैट्स। मोनो ईस्ट्रस के हमने पढ़े थे वाइल्ड एनिमल्स लाइक डॉग्स, फॉक्स, वुल्फ। और डाई ईस्ट्रस में भी सम स्पीशीज ऑफ डॉग्स। सो दिस इज अबाउट ईस्ट्रस साइकिल एंड इट इज हैपनिंग इन नॉन प्राइमेट मैमेलियन फीमेल्स। मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन से वाले? प्राइमेट मैमल्स में मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, और नॉन प्राइमेट में ईस्ट्रस साइकिल। सो द आंसर इज डी। Now, estrous cycle is an indication of pregnancy, no. Menopause, no. Breeding period, yes. इस समय वो ब्रीड करेंगे। ईस्ट्रोजन सिक्रीशन का भी इंडिकेशन है। ईस्ट्रोजन तो बढ़ता है, पर इससे इंडिकेट क्या होता है कि दिस इज द ब्रीडिंग सीजन, नाउ दे कैन ब्रीड एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन सी एंड डी। ईस्ट्रोजन के कारण वो हीट पीरियड में जा रही है और अब वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है। सो द आंसर इज सी, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ब्रीडिंग पीरियड। नाउ some important events in the human female reproductive cycle are given below. Arrange the events in a proper sequence. किसके बाद क्या होता है? आइए हम ऑप्शन से चलते हैं। सी ए, यहाँ पे हमें टाइम सेव करना सीखना है। हम डायरेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं अभी, और हम सिर्फ दो देखेंगे पहले, सी और ए देखेंगे। सी है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, यानी ओवम का फॉर्मेशन, और इसके बाद सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। दिस इज रॉन्ग। एफएसएच के कारण ही तो फॉलिकल की ग्रोथ होती है, तो सी के बाद ए नहीं आ सकता, तो अब हम इसको आगे देखेंगे ही नहीं स्टूडेंट्स। सेकेंड, ए के बाद सी होगा, एफएसएच सिक्रीट होगा तो ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल होगी, oogenesis होगा। ये दोनों सही है, यानी अब हम इसका तीसरा अल्फाबेट देखेंगे, ई। इसके बाद में सडन इंक्रीज होगा, एलएच में सही है, फिर डी यानी कि ओव्यूलेशन होगा, ये भी सही है, और फिर बी यानी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा ओव्यूलेशन के बाद, तो इसकी ग्रोथ होगी। तो डायरेक्ट बी, अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको आपके एक तसल्ली के लिए पढ़ना है, सेटिस्फैक्शन के लिए, तो सिर्फ दो पढ़ो। ए डी, सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, उसके कारण ओव्यूलेशन, नो रिलेशन। बी ए, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और उसके बाद एफएसएच का सिक्रीशन, नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम से तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो दिस इज हाउ यू सेव टाइम, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब तो देखना ही नहीं है। पहले डायरेक्ट यहां से शुरू करो, दो पढ़ो, जिसमें दो सही लगे उसमें तीसरा चौथा आगे चेक करते जाओ, जहां पांचों की मैचिंग हो जाए वहां पे टिक लगा दो। डबल कंफर्म करने के लिए अगले का पढ़ लो अगर आपको कंफर्म करना है, बट अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती है। सो हियर द आंसर इज बी, दैट इज सबसे पहले एफएसएच का सिक्रीशन होगा, उसके कारण फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, ओवम का फॉर्मेशन होगा, फिर सडनली एलएच बढ़ेगा जिसके कारण से ओव्यूलेशन होगा, और फिर
कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ होगी. सो द आंसर इज बी, ACEDB. Now, the change in a mammalian sperm which prepares it to fertilize the ovum is called. Now students, हमने sperm और ovum formation पढ़ लिया. Now we have the sperm in the male semen, और जब वो insemination करेगा तो ये sperms semen के साथ फीमेल reproductive tract में enter कर जाएंगे. पहला प्रोसेस जो होगा that would be capacitation. कैपेसिटेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर करीब 5 to 7 आवर्स में मेल कैपेसिटी एक्वायर करेगा टू फर्टिलाइज द ओवम. सो दिस टेक्स अबाउट 5 to 7 आवर्स एंड दिस हैपन्स इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी वजाइना में, सर्विक्स, यूट्रस में ये प्रोसेस होता है. इसमें मेन क्या होता है कि जो स्पर्म के ऊपर, ये सपोज स्पर्म का हेड है, सो हेड पे यहाँ पर जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है एक तो वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन हमें लूज करनी है, ढीली करनी है ताकि ये अंदर पेनिट्रेट कर सके. सो दिस विल गो अवे. यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह लगे हुए हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा. अगेन वही कारण है कि ये एंटर कर सके. कैल्शियम आयंस अंदर आ जाएंगे इनफ्लक्स, ताकि जो टेल की मोटिलिटी है वो फास्ट हो जाए, ताकि वो फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सके. ये मेन 3 चीजें होती हैं स्पर्म में, जिसके कारण से वो कैपेसिटी एक्वायर करता है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक पहुंचकर फीमेल oocyte के अंदर पेनिट्रेट करने की, घुसने की. So this is called capacitation. The change in the mammalian sperm which prepares it to fertilize the ovum. This is called capacitation. Now, capacitation of sperm occurs in, now we know, female genital tract. Not only in vagina, cervix, uterus में भी ये process चलता है. So the answer is, correct answer is D. Not just vagina, it is the female genital tract. It takes 5 to 7 hours. Now sperm capacitation involves hyaluronic acid, no. Change in the shape, no. Shape तो वही रहता है. Release of mitochondria, no. Removal of membrane fatty acids, yes. कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट होता है. स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस आते हैं. सो द आंसर इज डी. नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक्स प्लेस इन. अब हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे इवेंट्स होंगे. वी विल टॉक अबाउट देम. इट टेक्स प्लेस, बेस्ट आंसर हमने पढ़ा था एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन. एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन बेस्ट आंसर है, पर मैंने आपसे कहा था सेकंड बेस्ट आंसर अगर ये नहीं दिया तो एम्प्यूला होगा ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सो वेयर इज द आंसर? एम्प्यूला केवल. अगर एम्प्यूलो एस्थमिक जंक्शन होता तो वो आंसर होता. सो हियर इट इज ए. नाउ during fertilization the enzyme which facilitates penetration of egg by spermatozoa is. Now students, हम जानते हैं, let me just erase this, कि जो secondary oocyte है वो metaphase 2 stage में arrested है, right? So this is the secondary oocyte. suppose ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ ये जोना पेल्यूसिडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है इसे प्रोटेक्शन दे रही है, और इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं जो फॉलिक्यूलर ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं जो चिपक कर आ गए हैं इसके साथ, और इनके बीच बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो हाइल्यूरोनिक एसिड है, राइट? सो अगर स्पर्म को एंटर करना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा? उसकी जो सबसे पहले कैपेसिटेशन हुआ, कैपेसिटेशन के बाद में मैं एकदम शॉर्ट में समराइज फॉर्म में रिवाइज कर रही हूँ, एक्रोसोम रिएक्शन होगी. पहले तो वो इसको पहचानेगा, सो एंटी फर्टिलिन एंड फर्टिलिन रिएक्शन होगी. सेम स्पीशीज के स्पर्म और एग एक दूसरे को पहचानते हैं, नहीं तो वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा जो हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था.
उसके बाद में एक्रोसोम रिएक्शन होगी जिसमें कि एक्रोसोम बर्स्ट होगा, और जब उसकी मेम्ब्रेन टूटेगी तो उसमें से एंजाइम्स निकलेंगे जो इसके अंदर भरे हुए हैं। 3 मेन एंजाइम्स हैं। एक जो इस ग्राउंड सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा, हाइल्यूरोनिडेज। दूसरा जो इन कोरोना सेल्स को पियर्स करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरा जो इस जोना लेयर को पेनिट्रेट करेगा, जिसे हमने जोना लाइसिन या एक्रोसिन कहा था। अब ये जो बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं जोना तक, लाइक दिस मेनी स्पर्म्स हैव रीच्ड अप टिल दी जोना। अब हम एक ही स्पर्म चाहते हैं कि अंदर जाए, तो जैसे ही ये स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेंगे, वैसे ही जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो बहुत सारा सोडियम अंदर जाएगा, और जब सोडियम अंदर जाएगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी। और जैसे ही वो डीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन जो ऊसाइट की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जिस स्पर्म ने सबसे पहले इसको टच किया है उसके अलावा बाकी सारे रुक जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मल्टीपल स्पर्म की एंट्री को हमने रोक दिया। इसके बाद में और डबल श्योर होने के लिए नेक्स्ट विल बी कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, इसके बाद जोना रिएक्शन, ये दोनों साथ में होंगी एक के बाद एक। इसमें जो यहाँ पे प्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये एक्सोसाइटोसिस से फ्यूज होके अपने एंजाइम्स को इस स्पेस में डालेंगे, जिसके कारण से ये तो कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, they will fuse with the plasma membrane and then exocytosis से ये अपने substances को zona pellucida और membrane के बीच की स्पेस में, पेरीविटलाइन स्पेस में डिपॉजिट करेंगे। इनके कारण से जोना रिएक्शन होगी, यानी कि जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो जाएगी सीमेंट की तरह, और इस कारण से बचे हुए स्पर्म्स भी अब एंटर नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ तक पहुँच भी गए थे वो यहीं स्पेस में जो पहुँच गए थे वो वहीं अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, एंड दिस वॉज कॉल्ड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब सिर्फ एक स्पर्म है जो अंदर पहुंचा है, और वो जो स्पर्म है जब वो अंदर जाएगा तो उसका मिडिल पीस, नेक और टेल डीजेनरेट हो जाएगी। नेक का एक सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रह जाएगा और हेड रह जाएगा जिसमें कि न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए मटेरियल है। और उसके बाद जैसे ही एंटर होगा नेक्स्ट स्टेप में जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स या कॉम्प्लेक्स एग्रवेट होगा, एक्साइट होगा, जिसके कारण से सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट मियोसिस 2। और जैसे ही वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो वो ऊटेड या ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये कब हो रहा है? जब स्पर्म एंटर कर रहा है। ऑन स्पर्म एंट्री दिस इज हैपनिंग। ओवम के साथ सेकेंड पोलर बॉडी भी निकलेगी। जिस तरफ से सपोज सेकेंड पोलर बॉडी यहां से निकली बाहर, यहां है, तो इसे एनिमल पोल कह देंगे और दूसरा वाला वेजिटल पोल हो जाएगा, राइट। अब ये oocyte बन चुका है ओवम या ऊटेड जो हैप्लॉइड है। स्पर्म भी हैप्लॉइड है। अब इन दोनों के क्रोमोसोम्स, डीएनए मटेरियल, साइटोप्लाज्म, इन सब की मिक्सिंग होगी, यानी कि देयर विल बी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, कैरियोगैमी, साइटोगैमी, सिनगैमी, और जिसके बाद जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन। एक तो डिप्लॉइडी रिस्टोर हो गए, और जो सेक्स है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिसाइड हो गया। सेक्स इज डिसाइडेड कैसे? oocyte के पास, ओवम के पास तो हमेशा क्या होगा? 22 प्लस x। ये जो स्पर्म पहुंचा है, अगर ये 22x हुआ तो XX यानी फीमेल चाइल्ड विल बी बॉर्न, और अगर ये 22 प्लस y वाला स्पर्म हुआ
देन मेल चाइल्ड. सो जो जेंडर है वो यही फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिसाइड हो गया है. प्लस डिप्लॉइडी भी रिस्टोर हो गई है ताकि 2n इज इक्वल टू 46 इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स विल बी फॉर्म. सो दिस वॉज अ बेसिक रिविजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंटायर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे द एंजाइम विच फैसिलिटेट्स पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्मेटोजोआ इज. इन तीन में से जो भी ऑप्शन हो सकता है, हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और एक्रोजिन और जोनालाइसिन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू. फास्ट ब्लॉक क्यों हो रहा है? सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं जिसके कारण सोडियम अंदर जा रहा है सेकेंडरी oocyte के, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है. सो दिस इज द आंसर. ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स यानी सोडियम चैनल्स in the plasma membrane so that there will be entry of sodium ions and depolarization of plasma membrane. So the answer is D. Now slow block to polyspermy. Slow block क्यों हो रहा है? cortical reaction and zona reaction के कारण. cortical reaction and zona जिसके कारण zona hard हो रही है, जिसे हमने fertilization membrane का formation कहा था. आइए देखें. release of bind and no formation of fertilization membrane. yes. जब जोना हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसी, सीमेंट की तरह बिल्कुल पत्थर कड़क, अब और स्पर्म्स एंटर नहीं कर सकते हैं, तो हमने उसे कहा था फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. सोडियम गेट्स के कारण फास्ट ब्लॉक होगा. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनना इज स्लो ब्लॉक. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस. नाउ जाइगोट फॉर्म होता है, दिस वॉज द बेसिक्स. जाइगोट में अब डिविजन्स होंगे. जाइगोट के डिवीजन स्पेशल टाइप के थे जिन्हें हमने क्लीवेज कहा था. क्यों? ये माइटोसिस ही है, लेकिन इसमें ग्रोथ फेज ये बहुत रैपिड होते हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाती है. इसमें मेनली एस फेज रहता है केवल माइटोसिस का. तो डीएनए डबल हुआ, डिवाइड हुआ, डबल हुआ, डिवाइड हुआ, तो डीएनए मटेरियल तो बराबर पहुंच रहा है सारे सेल्स में, बट साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है. तो जो सेल्स बनेंगे उनमें साइटोप्लाज्म पेरेंट सेल के कंपैरिजन में कम होगा, जबकि डीएनए मटेरियल जो है वो पेरेंट सेल के बराबर में इक्वल होगा. यानी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता जाएगा. साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस उतना का उतना, ये कम होता जा रहा है, तो रेशियो बढ़ता जाएगा. दिस वॉज क्लीवेज. हमने पढ़ा था क्लीवेज कई टाइप का हो सकता है. मेरिडोनियल अगर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में कट हो रहा है, इक्वेटोरियल अगर हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है फ्रॉम द सेंटर, अगर लंबे में कट है पर थोड़ा सा सेंटर से अलग है तो इट वॉज वर्टिकल. और इसी तरह से ट्रांसवर्स अगर सेंटर से ना पास होके हॉरिजॉन्टली आगे पीछे से पास हो रहा है. सो देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीवेजेस, राइट. क्लीवेज के बाद में जब 8 to 16 सेल स्टेज आती है, पहले 1 सेल था, 1 से 2, 4, 8, जब 8 to 16 सेल स्टेज आएगी तो वो एक सॉलिड बॉल की तरह दिखता है, जिसे हमने मॉर्यूला स्टेज कहा था, मलबरी शहतूत के फल की तरह. और फिर जब इसमें कैविटी बन जाएगी, ये तो सॉलिड है, तब हम उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं ह्यूमंस में, वैसे ब्लास्टोसील भी कहते हैं. ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये जाके चिपकता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम में, जिसे हमने इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहा था. ये फर्टिलाइजेशन से स्टोरी शुरू हुई है. फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन होने में करीब 7 डेज लग जाते हैं. 7 दिन के अंदर अंदर ये फर्टिलाइज हो, ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग के अंदर, राइट. 3rd डे अराउंड, 4th 5th डे अराउंड, एंड देन इट गेट्स इम्प्लांटेड. ब्लास्टोसिस स्टेज में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा ब्रेक होती है. तब तक जोना पेल्यूसिडा साथ रहती है ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि यूट्रस में पहुंचने के पहले ही फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में भी इनकरेक्ट जगह पे पहले ही इम्प्लांट हो जाए. नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको याद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने पढ़ी थी. वी आर नॉट यूजिंग द डिटेल्स. अब जब ये इम्प्लांट हो जाएगा तो इसके बाद में फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 जर्म लेयर्स,
जिससे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा यानी ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, एंड फाइनली जेस्टेशन पीरियड होगा जो ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है यानी फुल प्रेगनेंसी, फिर चाइल्ड बर्थ होगा, देयर विल बी पार्चुरेशन एंड देन लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी। ये बेसिक स्टेजेस थी। तो सबसे पहले तो जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्लीवेज है, तो ये तो हमें देखना ही नहीं है, ये 2 ऑप्शंस हो गए। और इसमें पहले ब्लास्टुला जिसे ह्यूमंस में हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और फिर गैस्ट्रुला जिसमें जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। सो हियर द आंसर इज ए। नाउ विच इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस। नाउ स्टूडेंट्स, हमने वेरियस टाइप ऑफ क्लीवेजेस पढ़े थे जो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ एग्स। हमने एग्स को कई टाइप्स का पढ़ा था। पहला बेसिस था उसमें अमाउंट ऑफ योक कितना है, जिसमें हमने पढ़े थे एलेसिथल, योक है ही नहीं, ऑलमोस्ट नील, जैसा कि प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में होता है। देन माइक्रोलेसिथल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, जैसा कि मार्सुपियल्स में होता है, सेफेलोकॉर्डेट्स, एम्फिऑक्सस हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, उनमें होता है। देन मीसोलेसिथल मतलब मॉडरेट मिडिल अमाउंट ऑफ योक, जैसा कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग में होता है। एंड देन मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल, बहुत सारा योक होता है, पूरा डेवलपमेंट इनका हार्ड शेल के अंदर होना है, इन्हें बहुत न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स विच वी रेड। नाउ सेकेंड बेसिस था टाइप्स ऑफ एग्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। नाउ स्टूडेंट्स, एलेसिथल में तो योक है ही नहीं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट माइक्रो में बहुत थोड़ा सा है, वो पूरे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, जिसे हमने होमो या आइसोलेसिथल कहा था, और इसके सेम एग्जाम्पल्स थे जो माइक्रो वाले के थे। जिनमें मीसो या मेगा काफी सारा है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, योग भारी होता है, एक जगह पे जाके सेटल होगा ही होगा। तो दूसरा टाइप हमने पढ़ा था हेटेरोलेसिथल एग्स, जिनमें कि 3 टाइप के हमने पढ़े थे। मीसो वाला जो है ये एक एंड पे आधा और आधा डिवाइड हो जाता है, जिसे हमने टीलोलेसिथल कहा था। देन मैक्रो वाले में रेप्टाइल और बर्ड्स में छोटा सा साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा और बाकी पूरा योक से भरा हुआ था, एक डिस्क जैसा, तो डिस्कॉइडल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। और इंसेक्ट्स में सेंटर में योक रहता है और बाकी साइटोप्लाज्म चारों तरफ रहता है, जिसे हमने कहा था सेंट्रोलेसिथल इन इंसेक्ट्स। सो ये हमने बेसिस पढ़े थे एग्स के। एक और बेसिस हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इन एग्स पे शेल प्रेजेंट है कि नहीं है, कवच। अगर शेल प्रेजेंट है तो हमने उसे क्लिडोइक एग्स कहा था, याद है आपको? जैसे इंसेक्ट्स में काइटिन का शेल होता है, रेप्टाइल्स में लेदरी कोट था, बर्ड्स में कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ क्लिडोइक एग्स। नॉन क्लिडोइक मतलब जिनमें शेल नहीं है, लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, क्योंकि अपना एग्स वाटर में रिलीज कर देते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमंस में क्योंकि हमारे अंदर प्लेसेंटा होता है बॉडी में, सो वी डोंट रिक्वायर एनी शेल। हम the egg is very well, the zygote is very well preserved inside our body. So इस तरह से हमने eggs का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इसी से रिलेटेड था टाइप्स ऑफ क्लीवेज। हम बिल्कुल शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं। अगर एग में योक है ही नहीं या बहुत कम है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो होलोब्लास्टिक, राइट, इक्वल। अगर मॉडरेट अमाउंट में है तो भी डिवाइड होगा बट अनइक्वली, तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल का एग्जाम्पल था मीसोलेसिथल यानी एम्फीबियंस फ्रॉग। और अगर वो ऐसा कुछ है जिसमें बहुत सारा योक है, तो योक में इतना योक है उसमें मेनली डिवीजन नहीं हो पाएगा, मेन साइटोप्लाज्म पार्ट में डिवीजन होगा। सो दिस इज होलोब्लास्टिक, दिस वाज मीरोब्लास्टिक, जिसमें वो डिस्क शेप में हो सकता है या वो सेंट्रोलेसिथल है तो सिर्फ पेरीफेरी में चारों तरफ होगा जैसा इंसेक्ट्स में होता है। तो ऐसे हमने डिफरेंट क्लीवेज पढ़े थे ऑन दिस बेसिस।
या अगर ऐसे हो रहा है तो मेरिडोनियल, ऐसे हो रहा है तो इक्वेटोरियल, ये टाइप्स हमने पढ़े थे, ऑल दोज क्लीवेज टाइप्स, राइट। ह्यूमंस में हमने पढ़ा था, हम ए लेसिथल है हमारे एग्स, राइट, सो होलोब्लास्टिक होगा और इक्वल होगा, इक्वल नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बनते हैं जब क्लीवेज होता है, बट वो पेरेंट सेल से उसमें साइटोप्लाज्म कम आता है क्योंकि फास्ट डिवीजन है जिन्हें हमने क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं। सो वी शो होलोब्लास्टिक इक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। What is true about cleavage in fertilized egg in human? It is meroblastic? No. It is holoblastic. It is identical to normal mitosis? No. It is different. इसमें growth नहीं होती है, मेनली बस एस फेज होता है, आरएनए का डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और डिवीजन हुआ तो छोटे होते जाते हैं साइज में। सो जबकि नॉर्मल माइटोसिस में जो सेल होता है वो इक्वल साइज का होता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। सो नो, दिस इज रॉन्ग। इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस यूट्रस? रॉन्ग। ये फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू हो जाता है क्योंकि जाइगोट कहाँ बना है? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन या एम्पिला में, तो वहाँ से यूट्रस तक पहुँचते पहुँचते ही मॉर्यूला स्टेज आ जाती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16 सेल स्टेज तभी हो जाती है। सो इट स्टार्ट्स व्हेन द एग इज इन द फैलोपियन ट्यूब। सो द आंसर इज डी। नाउ क्लीवेज इन मैमल्स इज डिस्कॉइडल, नहीं, डिस्क जैसा किसमें होगा? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। सुपरफिशियल किसमें होगा? जिसमें चारों तरफ होता है केवल? इंसेक्ट्स, जिनमें सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग है, योग सेंटर में है तो वहां नहीं होगा, चारों तरफ होगा। इक्वल होलोब्लास्टिक, यस, क्योंकि हमारे ए लेसिथल एग्स हैं। और अनइक्वल होलोब्लास्टिक किसमें होगा? फ्रॉग्स में जैसा होता है। साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो है उसमें जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो इक्वल होंगे, जबकि योक वाले में अनइक्वल होंगे। देयर विल बी 2 टाइप्स, अनइक्वल, बट हमारे में इक्वल होलोब्लास्टिक एंड वी हैव ए लेसिथल टाइप ऑफ एग। ये 2 बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नाउ which one of the following statements with regard to embryonic development in human is correct? In the second cleavage division, one of the 2 blastomeres usually divides a little sooner than the second. ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, लेट मी जस्ट इरेज दिस ताकि आप सारे ऑप्शंस को देख पाएं। नाउ हमने पढ़ा था कि हमारे में जो डिवीजन होता है, पहला डिवीजन मेरिडोनियल होता है, सो इससे 2 बने। सेकेंड डिवीजन जब होता है तो एक जल्दी डिवाइड करता है बजाय दूसरे के, सो ये इस तरह से डिवाइड कर गया, तो 2 सेल से 3 सेल स्टेज आती है, और फिर ये भी डिवाइड कर जाएगा तो फिर 4 सेल स्टेज आ जाएगी। सो 2 से 4 नहीं आ रही है, 2 से 3 आ रही है, 3 से 4 आ रही है। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड क्लीवेज होता है तो एक सेल दूसरे सेल के कंपैरिजन में जल्दी डिवाइड करता है, तो 3 सेल स्टेज बी मिलती है। तो ये तो करेक्ट है पहले, बट आइए हम दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। क्लीवेज डिविजन्स ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म? रॉन्ग। साइटोप्लाज्म तो कम होता है, तो टोटल प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? कम हो जाएगा। विथ मोर क्लीवेज डिविजन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स बिकम लार्जर एंड लार्जर? नो, दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। क्लीवेज डिविजन रिजल्ट्स इन अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मॉर्यूला। हमने अभी भी डिस्कस किया, मॉर्यूला सॉलिड बॉल होता है। सो ये तीनों ही गलत हैं, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज को सॉलिड बॉल होता है जिसे मॉर्यूला कहा जाता है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर इज ए स्टूडेंट्स। Now a mammalian blastula is called, we have just discussed, हमारे blastula को blastocyst कहते हैं क्योंकि इसमें जो कैविटी है वो blastocele होती है। So the answer is B, blastocyst. Now zona pellucida disintegrates just, अभी अभी हमने डिस्कस किया zona pellucida जब वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन के यूट्रस में आ जाती है, करेक्ट जगह पे जहां इम्प्लांटेशन होना है, क्लीवेज डिविजन अब बंद हो गए हैं, तब ये जोना पेल्यूसिडा डिसइंटीग्रेट होगी ताकि अब वो वहां पर इम्प्लांट हो सके, चिपक सके। उसके पहले अगर हो गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन नो, अदरवाइज एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। बिफोर फर्टिलाइजेशन कोई चांस ही नहीं है, एग में तो रहती है उस साइड के चारों तरफ। मिडवे ड्यूरिंग क्लीवेज नो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज डिविजन कंप्लीट हो गए, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया है, now it is ready for implantation, then it will
disintegrate. The zona will disintegrate. So it is D. Now, which germ layer develops first during embryonic development? We know it is the endoderm which develops first. It's a direct question. Now, in mammals, the body of embryo is formed from. Now, students, let's just summarize the things. Implantation हुआ fertilization के around 7 days बाद. Implantation किस stage में होता है? Blastocyst stage में होता है. Now, ब्लास्टोसिस्ट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर हम रिवाइज करें जो हमने पढ़ा हुआ है. सो व्हाट हैपन्स, सपोज दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, राइट. ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये जो बाहर के सेल्स हैं इन्हें हमने कहा था, अब यहाँ कैविटी डेवलप हो जाएगी तो जो चारों तरफ के सेल्स हैं दिस वाज ट्रोफोडर्म या ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट. और कुछ सेल्स यहाँ पे एक पोल पे आके इकट्ठे हो जाते हैं लाइक दिस, जिन्हें हमने इनर सेल मास कहा था. यही एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे और ये जो हैं ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे. ये एम्ब्रियो के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स बनेंगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करेंगे. ये जो पूरी कैविटी है इसे हमने ब्लास्टोसील कहा था, जिसकी प्रेजेंस के कारण ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है. सो एम्ब्रियो कौन करेगा? इनर सेल मास. द बॉडी ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास. बाकी ट्रोफोब्लास्ट जो आगे जाके ट्रोफोएक्टोडर्म बनाएंगे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड प्लेसेंटा को फॉर्म करेंगे. सो द आंसर इज बी, इनर सेल मास. Now, fixing up of the blastocyst in the wall of uterus is known as, this is known as, we know, implantation, which occurs about 7 days after fertilization. Now, the fertilized egg in human female is implanted in the uterus after, अभी हमने बात की around 7 days after fertilization, या वीक्स में अगर आएगा तो 1 वीक. सो द आंसर इज डी. नाउ व्हाट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस? इट इज द ब्लास्टोसिस्ट. नाउ व्हाट हैपन्स, आइए एक बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहले ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है ये 2 में डिवाइड होती है. जो बाहर की लेयर है, एक तो अंदर की लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो चारों तरफ इसके सेल्स हैं वो जब डिवाइड होते हैं तो इस तरह से डिवाइड होते हैं कि उनकी सेल बाउंड्रीज लॉस हो जाती हैं. सो दे बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड. सो दैट वाज कॉल्ड सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट. यही फिंगर लाइक विलई फॉर्म करके और अंदर यूट्रस में, यहाँ यूट्रस की लाइनिंग होगी, इट इज लाइक दिस, सपोज द यूट्रस इज लाइक दिस. सो ये इसमें इम्प्लांट होगा 7th डे पे. सो इम्प्लांटेशन किस स्टेज में हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हो रहा है. ये सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट जो हैं यही अंदर धंसते हैं. सो हियर द आंसर इज डी, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट. नाउ द पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम दैट कवर्स द एम्ब्रियो एंड इज लोकेटेड बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन कैविटी. नाउ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जैसे ही एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है उस एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहने लगते हैं. नाउ अगर आपको याद हो वो डायग्राम, लाइक इफ दिस इज द यूट्रस, ये पेरीमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, और एंडोमेट्रियम जो बहुत थिक, प्रोलिफरेटेड एंड ग्लैंडुलर हो चुके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण से यहाँ पर आकर सपोज ये इम्प्लांटेशन हुआ, ये इनर सेल मास है, ये इसके विलाई है, इस तरह से ये इम्प्लांट हो गया लाइक दिस. तो ये वाली जो एंडोमेट्रियम का पार्ट है जिसने इसे सब तरफ से कवर किया है लाइक दिस पार्ट चारों तरफ से, दिस इज कॉल्ड कैप्स्यूलैरिस. दिस इज डेसिडुआ, क्योंकि कैप्सूल की तरह चारों तरफ से कवर कर रही है, कैप्स्यूलैरिस. ये जो पार्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं है एम्ब्रियो से, दिस इज जो साइड में है तो पेराइटल है तो पेराइटैलिस,
और ये जो पार्ट है जो इनके विलय के साथ ये प्लेसेंटा फॉर्म होगा, जहाँ से मदर की यूट्रस से ये ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन लेगा, इस वाले पार्ट को कहते हैं, ये बेस में है तो बेसालिस या प्लेसेंटालिस, यहीं से प्लेसेंटा बनेगा। तो जो चारों तरफ से कवर कर रहा है कैप्सूल की तरह, इट इज कैप्सुलैरिस। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, दैट कवर्स द एम्ब्रियो एंड इज लोकेटेड बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन कैविटी। आइए देखिए, ये कैविटी है खाली जगह, इसके और एम्ब्रियो, ये देखिए इन दोनों के बीच का पार्ट, सो इट इज कैप्सुलैरिस। वेयर इज द ऑप्शन, दिस सी, राइट। नाउ ह्यूमन एम्ब्रियो वुड बी कॉल्ड अ फीटस आफ्टर। नाउ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 months यानी 8 weeks तक एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 weeks या 2 months, 1 month में 4 weeks मानते हैं, तो 8 weeks या 2 months के बाद हम उसे फीटस कहते हैं। सो आफ्टर 2 months। नाउ सीजेशन gestation period is the duration of। now students, gestation period हमने पढ़ा था fertilization से लेकर चाइल्ड बर्थ तक का जो पीरियड होता है, जो ह्यूमंस में 270 to 290 डेज होता है, 9 महीने 7 दिन, जो पूरा प्रेगनेंसी का टाइम है। और लॉन्गेस्ट जो है वो एलिफेंट्स में होता है, ऑलमोस्ट 22 months का, यानी एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट करीब 2 साल तक प्रेग्नेंट रहती है, तब इट गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड। बाकी काऊ में, बफेलोज में ऑलमोस्ट हमारी तरह 9 and 10 months होता है, डॉग्स में, कैट्स में जनरली अराउंड 2 months का जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी उस 2 month के एंड पे द न्यू इंडिविजुअल विल बी डिलीवर्ड, दैट इज अ चाइल्ड बर्थ विल हैपन। सो जेस्टेशन पीरियड फर्टिलाइजेशन और चाइल्ड बर्थ के बीच का पीरियड है। सो दिस between fertilization and parturition, that is childbirth। now gestation period in human is about, अभी भी हमने डिस्कस किया, करीब 9 महीने 7 दिन, 9 months means almost 270 to 290 days। ये 600 to 640 जो है ये एलिफेंट्स का है, जिसमें लॉन्गेस्ट होता है। so here the answer is D। now the animal with the longest gestation period is, and we know it is elephant। it has the longest gestation period। now delivery of, we'll talk about this, but उसके पहले आइए हम कुछ और रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। हमने बात करी इम्प्लांटेशन की, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में फिर हमने पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन का मतलब जर्म लेयर्स फॉर्म होंगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। सबसे पहले एंडोडर्म फॉर्म होगी, then mesoderm and then ectoderm, right। फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप होता है वो हार्ट होता है। नाउ गैस्ट्रुलेशन में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये पहले 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं, दिस इज एपीब्लास्ट ऊपर की लेयर और नीचे वाली इज हाइपोब्लास्ट, राइट। फिर हाइपोब्लास्ट से क्या बना था, ये चारों तरफ ऐसे आ जाएंगे, तो ये योक सैक बन गया था, फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। फिर ये थोड़ा सा सैग डाउन करेगा नीचे, तो एपीब्लास्ट के ही सेल्स इस तरह से ये जो कैविटी बनी खाली, इसको हमने एमनियोटिक कैविटी कहा था, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो कुशन की तरह काम करता है। और नीचे अगेन ये सेम हाइपोब्लास्ट होंगे, ये भी हाइपोब्लास्ट होंगे, तो ये योक सैक होगा, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि ये कंट्रोवर्शियल है कि मीजोडर्म डर्मल सेल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, या ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स करते हैं, या हाइपोब्लास्ट के सेल्स करते हैं, बट यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस बीच की जगह पे, इस जगह पे, राइट। और जब ये फॉर्म होगा तो उसे हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहा था। तो ये सिचुएशन है, ये एपीब्लास्ट के सेल्स हैं लाइक दिस, ये कैविटी है एमनियोटिक कैविटी। अब ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये योक सैक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, हाइपोब्लास्ट से ही बना है। और अब ये भी इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस। और यहाँ इनके चारों तरफ, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है और इधर भी है, और बीच में खाली जगह है,
दिस इज द अगेन अ कैविटी, राइट। और फिर हमने पढ़ा था ये जो लेयर है जिसमें ट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, इसे कोरियन कहते हैं, ह्यूमंस में यही प्लेसेंटा फॉर्म करेगी। देन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म एंड ये एपीब्लास्ट के यानी एक्टोडर्म के सेल्स जो हैं, दिस इज एमनियन लेयर। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म एंड एंडोडर्म यानी हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं, दिस विल फॉर्म योक सैक, और यहीं से एलेंटॉइज भी फॉर्म होती है, जो हमारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे में अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट बना लेती है, बट बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में ब्लैडर की तरह वर्क करती है, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करता है। सो दिस वाज अ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था। सो गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। किस प्रोसेस से बनती थी? इनवैजिनेशन से, याद है आपको? ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, इनके बीच बीच में एपीब्लास्ट के सेल्स जाके घुस जाते हैं, जिससे कि एंडोडर्म बनती है। फिर और सेल्स जब बीच में इकट्ठे हो जाते हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की, उससे मीसोडर्म बनती है, और जो बचे हुए एपीब्लास्ट सेल्स हैं उन्हें हम एक्टोडर्म कहते हैं। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से फिर हमारे वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, जिसे हमने नेक्स्ट प्रोसेस कहा था ऑर्गेनोजेनेसिस। तो फर्स्ट फॉर्म्ड इज एंडोडर्म, राइट। सो दिस वाज अ बेसिक थिंग जो हमने पढ़ी थी। इट्स ओनली अ क्विक रिविजन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखने के पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि किससे कौन सा ऑर्गन फॉर्म होता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, हमने पढ़ा था एक्टो को हमने अट्रैक्टोडर्म पढ़ा था, जो अट्रैक्ट करती हैं, यानी जिसमें नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पिनियल, स्किन की एपिडर्मिस, ये सब स्ट्रक्चर्स थे। आई का रेटिना, कॉर्निया, लेंस। मीसो मतलब जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं लाइक मसल, बोन, कार्टिलेज, पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स, हार्ट, डर्मिस ऑफ स्किन, ऑल दोज थिंग्स। और एंडो जो अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब ग्लैंड्स। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप। और फिर जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का, और उसके बाद में फाइनली डिलीवरी। बट डिलीवरी के लिए जो सिग्नल है वो कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? 2 जगह से। एक तो जो फुल्ली फॉर्म्ड फीटस है, और दूसरा प्लेसेंटा। इन दोनों से सिग्नल्स आते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हमने कहा था। और ये जो सिग्नल्स हैं ये फिर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कराते हैं, जिसके कारण से यूट्रस की एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे एंड चाइल्ड विल बी बॉर्न। प्लस जो प्लेसेंटा है वहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलेगा, जो प्यूबिक लिगामेंट्स को थोड़ा रिलैक्स कर देगा फॉर इजी डिलीवरी। सो डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। द साइंटिफिक टर्म फॉर the delivery of baby is parturition. Now, first और free milk, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। So signals कहाँ से आ रहे हैं? Signals for parturition. It is coming from 2 places. One, fully formed fetus, and plus from placenta. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, FER, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। एंड देन ऑक्सीटोसिन विच इज द चाइल्ड बर्थ हार्मोन, प्लस प्लेसेंटा से रिलैक्सिन रिलीज होगा, जो कि लिगामेंट्स को लूज कर देगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट्स को लूज कर देगा। तो ये भी चाइल्ड बर्थ में दोनों हेल्प करेंगे। चाइल्ड बर्थ होते ही अब उस चाइल्ड को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सो पार्चुरेशन के बाद में, चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब उस बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। सो न्यूट्रिशन के लिए हमने लैक्टेशन के लिए मेन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा, वो भरा रहेगा साइनसेस में, और जब बेबी सकल करेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो उस मिल्क का रिलीज करवाएगा। तो इसे हमने मिल्क रिलीज या मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा था।
तो ऑक्सीटोसिन जो है स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ऑक्सीटोसिन, इसके दो रोल हैं, एक पार्चुरेशन यानी चाइल्ड डिलीवरी हार्मोन, और दूसरा यही है मिल्क इजेक्शन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। और जब डिलीवरी के बाद जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है उसे हमने कहा था कोलेस्ट्रम, जो शुरू के 2-3 दिन मिल्क आता है, ये येलो कलर का होता है, कंपेरेटिवली इसमें फैट कम होता है ताकि बेबी उसे इजीली डाइजेस्ट कर सके, प्लस इसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, जिसके कारण से उस बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके, रेडीमेड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कोलेस्ट्रम। इट इज द फर्स्ट फ्री मिल्क, येलोइश कलर, सो इट इज कोलेस्ट्रम दैट इज सिक्रीटेड जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जो अनअवेयर मदर्स हैं वो उसे फेंक देती हैं ये सोचकर कि मिल्क नहीं है, क्योंकि मिल्क नॉर्मली वाइट कलर का होता है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आंसर इज बी। Now, which of the following induces parturition, मतलब चाइल्ड बर्थ? चाइल्ड बर्थ हार्मोन इज वी नो ऑक्सीटोसिन। वैसे प्लेसेंटा से और भी हार्मोन्स निकलते हैं, हमने पढ़ा था, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL या HCS जिसका नाम है, फिर ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन जो मदर के मीट T3 T4 का सिक्रीशन करवाता है जिससे कि बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, राइट, आपको याद है। फिर रिलैक्सिन, देन ह्यूमन कोरियोनिक ACTH दैट इज कॉर्टिकोट्रोफिन जो टाइम ऑफ पार्चुरेशन को डिसाइड करता है। सो ऑल दोज हार्मोन्स आल्सो वी स्टडीड इन विच आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक तरह से एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ह्यूमंस में कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, बाकी मैमल्स जो हैं यूथेरियन प्लेसेंटल मैमल्स उनमें कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, राइट। फिर हमारे में एलेंटोइस क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही वो प्रेजेंट होती है। और यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ हम और रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि फीटस और प्लेसेंटा को आपस में कनेक्ट करती है, उसका हमने ऐसे डायग्राम बनाया था। क्रॉस सेक्शन अगर लें, हमने पूरी डिटेल्स पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। और पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन की तरह इसमें भी उल्टा होता है, आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। सो इन आर अम्बिलिकल कॉर्ड वी हैव 2 आर्टरी, हमने ऐसा फेस बनाया था, एंड 1 वेन, राइट। सो हियर द आंसर इज सी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। नाउ the first movements of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month? Now students, हमने पढ़ा था 1 month of pregnancy पे हार्ट डेवलप हो जाता है, 3 months तक आते आते फुल जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए अगर 3 months के अंदर अंदर की प्रेगनेंसी में हम कोई हार्मफुल, मदर कोई हार्मफुल मेडिसिन या कोई खाने की चीज़ लेती है जो फीटस तक पहुंच सकती हो, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के लिए हार्मफुल हो, जिन्हें हमने टेरेटोजेंस कहा था, देन इट कैन इंड्यूस एबनॉर्मैलिटीज इन द फीटस। 3 months तक अगर हम ले तो 3 month ऑफ प्रेगनेंसी बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि उसमें मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि 5th month में फीटस के मूवमेंट मदर को फील होने लगते हैं और उसके जो सर है उस पर बाल आने लगते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है फीटस के अंदर। फिर उसकी आईलिड्स खुलेंगी और आईज ओपन हो जाती हैं, और 7th month में जो है उसका जो सर्फेक्टेंट है उसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से हमने वेरियस स्टेजेस पढ़ी थी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट मूवमेंट्स मदर को फील होते हैं वो 5th month में होते हैं और उसी टाइम पे उसके हेयर आते हैं। 7th month तक आते थे पूरी बॉडी पे फाइन हेयर हो जाते हैं जिन्हें लैन्यूगो कहते हैं। सो हियर द आंसर इज बी, दैट इज इन द 5th month द मदर कैन फील द मूवमेंट्स एंड हेड पे हेयर आ जाते हैं 5th month में। नाउ द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अभी अभी हमने पढ़ा फुली फॉर्म फीटस और प्लेसेंटा दोनों से सिग्नल आता है। सो द आंसर इज सी, राइट। So with this we have completed the
डिस्कशन पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने इसमें सभी एग्जाम्स बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया। हमने इसको स्टार्ट किया था मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, फिर मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, साथ में सेकेंड ईस्ट्रस साइकिल, देन हाउ कैपेसिटेशन हैपन्स, देन हाउ फर्टिलाइजेशन हैपन, वेरियस स्टेजेस फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एग्स एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस पढ़ा। क्लीवेज डिवीजन के बाद बनेगी मॉर्यूला स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज सॉलिड बॉल मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद कैविटी डेवलप होगी, तब हम उस स्टेज को ह्यूमंस में, मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, अदरवाइज ब्लास्टुला कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट विल इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, राइट? सो देयर विल बी इम्प्लांटेशन 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पहले गैस्ट्रुलेशन स्टेज आएगी जिसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्म होंगी, सबसे पहले एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड इज हार्ट, फिर सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाएंगे इन 3 जर्म लेयर से। उसके बाद फुल 270 to 290 डेज का, अगर ह्यूमंस की बात करें, जेस्टेशन पीरियड होगा फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ को हम कहते हैं पार्चुएशन। उसके बाद में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सिग्नल्स आएंगे फुली फॉर्म फीटस एंड प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा को हमने डिटेल में स्टडी किया था, उसके टाइप्स हमने डिटेल में स्टडी किए थे। और अम्बिलिकल कॉर्ड उसके अंदर हमने पढ़ा था, 2 आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमने सब डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद में चाइल्ड बर्थ होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, प्लस रिलैक्सिन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स। और चाइल्ड बर्थ के बाद उस न्यूली बॉर्न बेबी के नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए लैक्टेशन होगा। प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज करेगा मिल्क को, ऑक्सीटोसिन मिल्क का रिलीज या इजेक्शन करवाएगा, एंड देन द बेबी विल ग्रो इनटू अडल्ट फीमेल और इनटू एन अडल्ट मेल। So this is the entire thing which we read about human reproduction. It's a very important chapter, students. 3 to 4 questions expected होते हैं. Now from the next class we'll begin with the next chapter, that is the reproductive health. What do we mean by this? क्या ये सिर्फ हमारे reproductive system की physical health से related है या इसमें कुछ और भी aspects हैं? We'll talk about all that, but till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.